आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे बनती हैं और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेनरी किस चीज के बारे में, हेनरी ने हमें किस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो हेनरी ने हमें एक्सप्लेन किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कोई भी जो गैस है वो लिक्विड में कितनी सॉल्युबल होगी और कौन कौन से फैक्टर उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, इन सब के बारे में हेनरी ने हमको बताया था। तो चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस और लिक्विड, मतलब जो गैस मिला रहे हैं हम, सॉल्युबल कर रहे हैं, वो उसका नेचर कैसा है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। लिक्विड का नेचर कैसा है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। और गैस का नेचर कैसा है, जैसे अगर गैसेस की हम बात करें तो कुछ गैस होती हैं जैसे ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी। तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में बहुत कम एक्सटेंट में क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। लेकिन अगर दूसरे हाथ पे हम बात करें CO2, HCl, अमोनिया के बारे में, तो ये वो गैसेस हैं जो वाटर में क्या करती हैं, काफी हाइयर अमाउंट में हाईली सॉल्युबल होती हैं, कह सकते हैं हम ये। तो डिपेंड करता है गैसेस के नेचर पे कि उनका नेचर कैसा है गैस का। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट की टेम्परेचर ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर सिस्टम का है तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसके ऊपर ये जो हमारा थर्ड फैक्टर है, इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही कर दिया है यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाई, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्यों, वाई। तो देखिए ध्यान से सुनना है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जो कोलिजन है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कोलिजन है वो फटाफट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल्दी कोलिजन होना शुरू होगा। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा, डिसोल्यूशन जो है गैस का वो उतना ही कम हो जाएगा, मतलब जो डिसॉल्व गैस है वो स्केप होनी शुरू हो जाएगी, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोलिजन ज्यादा हो रहा है, टकराव ज्यादा हो रहा है, तो वो गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो डिसोल्यूशन है गैस का वो कम हो जाएगा, ठीक है, और गैस जो होगी वो एस्केप करने लग जाएगी कंटेनर से। तो यही कारण है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास है वो है प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसियस सिस्टम। अगर हम प्रेशर की बात करें कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आया, हेनरी लॉ आया। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में नीचे लिक्विड है, ऊपर क्या है, गैस। अब हम उस कंटेनर का जो पिस्टन है उसको नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एरिया कम होगा तो एरिया कम होने की वजह से जो होता है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उस कम एरिया में ही अब इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम में उतने ही पार्टिकल्स थे, अब इतनी कम वॉल्यूम में उतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी गैसियस सिस्टम पे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ ने क्या किया कि जो प्रेशर के रिलेशन में अपने कुछ लॉज दिए, ठीक है, अपने 2 लॉज दिए जिनको हम बोलते हैं हेनरी लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें वो हेनरी लॉ क्या करते हैं, बेसिकली हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल होगी तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। तो उसी के बेसिस पे एक कंक्लूजन बना के हेनरी ने अपने 2 लॉ दिए। क्या है वो लॉज, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला लॉ जो हमारे पास है वो ये है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब जैसे कोई गैस जो है वो किसी एक कंटेनर में हमने लिक्विड में गैस जो है वो एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड है, उसमें हमने गैस को डिसॉल्व किया, ठीक है। तो अब गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, मतलब गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व होगी और उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है KH, और इस KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। तो प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ गैस जो होता है वो क्या होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, वो नेग्लेक्जिबल होते हैं। तो हम यहाँ पे जो प्लस का साइन है, इस प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की किसी लिक्विड में वो बहुत ज्यादा कम होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, वेरी लेस होती है। तो उस वजह से अगर हम यहाँ पे इसे नेग्लेक्ट करें तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारे इक्वेशन पे। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमारा आ गया KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, इसके बराबर। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें हेनरी कांस्टेंट की यूनिट की, तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो किसके बराबर है, KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, या मोल फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन तो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो KH की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, और मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी क्या आ गई, एटमॉस्फेयर आ गई। तो यहां से ध्यान रखना है, पहला लो क्या होता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मतलब अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर को हम डबल करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन में डबल हो जाएगी। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड इसी का जो सेकंड लॉ वो ये है कि द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। देखिए वही चीज को उसने अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कैसे बोला कि किसी गैस का एक जो मास डिसॉल्व हुआ किसी लिक्विड में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर के। ठीक है, मतलब गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका उतना ही ज्यादा अमाउंट क्या होगा, डिसॉल्व होगा उस लिक्विड में। तो समझ में ध्यान रखना है कि द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। तो स्मॉल m इज डायरेक्टली टू p। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो मास आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट इंटू पी। तो ये हमें ध्यान रखना है, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। तो अलग अलग लैंग्वेज में भलाई से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन ये है एक ही चीज कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब चाहे सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म से डिनोट कर दें या फिर हम मास ऑफ गैस की टर्म से इसको डिनोट कर दें, लेकिन बात वही है, बात वहीं पे है कि जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, खुद का प्रेशर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यही बोलता है, यही एक चीज समझाने के लिए हेनरी ने अपने दो लॉज दिए थे हमें। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा हेनरी के लॉज के बारे में। अब अगर हम बात करें हेनरी लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, या बात करें कि लिमिटेशन क्या होती है हेनरी लॉ के बारे में, कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है या ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखना है दो कंडीशन होती हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की। तो पहली कंडीशन ये है कि जो गैस है वो बिहेव करनी चाहिए आइडियल गैस की तरह। मतलब जो गैस है वो द गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। वो जो गैस की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए। और सेकंड, इसकी जो आइडियल गैस कहने का मतलब जो प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो कि आइडियल गैस के केस में होता है। एंड सेकंड, इसकी सेकंड ये एप्लीकेबल किस कंडीशन के लिए है कि जो गैस है वो किसी भी तरह का कोई फॉर्मेशन सॉल्वेंट के साथ नहीं करेगी। ठीक है, मतलब वो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगी, ना वो एसोसिएट होगी ना वो डिसोसिएट होगी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है कि हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, मतलब प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो गैस है वो किसी भी तरह के सॉल्वेंट के साथ किसी तरह की कोई फॉर्मेशन ना करे, ना किसी एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करे, ना ही किसी डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट करे। तो ये दो कंडीशन होती है, हम बोल सकते हैं ये दो लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। अब अगर हम बात करें हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के बारे में कि कहाँ इसकी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है, कहाँ हमें हेनरी लॉ देखने के लिए मिलता है, तो वैसे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसकी पहली एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे हम कोको कोला होता है, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह हम जैसे हम यूज करते हैं, पीते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, उसे हम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वो CO2 है, जो सोडा वाटर है, जैसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में,
उसे हम सील्ड करते हैं अंडर हाई प्रेशर। जब हम उस गैस को CO2 को उस लिक्विड में हाई प्रेशर के अंडर सील करते हैं, और जब हम उसको पीते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसका ढक्कन जो है वो निकालेंगे। जैसे ही उसका हम ढक्कन निकालेंगे तो जो गैस है वो स्केप होगी, और जैसे ही गैस स्केप होगी प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। और प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से वो गैस एकदम से ऊपर आती है, जिस वजह से वो स्प्राइट वगैरह अगर हम एकदम से ढक्कन खोलते हैं स्प्राइट कोका कोला वगैरह का, तो एकदम से बाहर निकल जाता है। शैंपेन वगैरह में भी है ना। तो ये इसकी एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है कि इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, जैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, तो लंग्स जब काम करते हैं तो जब लंग्स में एयर एंटर करती है तो उस समय ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड में इजिली मिक्स हो जाती है, इजिली सोल्यूबल हो जाती है। और जब वो हमारे टिश्यूज में जाती है, तो जब वो हमारे टिश्यूज में पहुंचता है ब्लड, तो वहां पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और उस पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है लंग्स में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लंग्स में डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वैसे ही वो ऑक्सीजन क्या होगी, लंग टिश्यूज से बाहर निकल जाएगी। सॉरी, लंग मैंने यहाँ पे लंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे ही ब्लड जो है वो टिश्यूज में जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू से बाहर निकलेगी, और वो क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी इन द फंक्शंस ऑफ सेल्स में। सेल के थ्रू जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं सेल के थ्रू, उसमें वो यूटिलाइज हो जाती है ऑक्सीजन, इस काम के लिए वो हम रिक्वायर्ड थी। सेम ये इसकी एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलती है जब हम किसी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे चले जाते हैं, किसी माउंटेन वगैरह पे चले जाते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें उनके साथ देखने के लिए मिलती है कि जब वो काफी हाइट पे चले जाते हैं तो उन्हें सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। क्यों, इतनी हाइट पे जो हवा का दबाव है, जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन के प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में वो डिक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से हमें क्या होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है, बिकॉज हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है, जो टिश्यूज को ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो उस वजह से क्या होता है, हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। एनोक्सिया सुना है ना, कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं कहीं पहाड़ वगैरह पे, तो हमें चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, टायर्डनेस हो जाती है, सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू लेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अवर ब्लड। और ये क्यों होती है लेस कंसेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, हवा का दबाव क्या हो गया, कम हो गया। जैसे हम प्लेन वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं तो वहां पे भी हमें यही चीज देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक इतना जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर जैसे हम पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm Hg, ठीक है। तो हमें जो जो गिवन है हम लिखेंगे। प्रेशर हमें गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है हमें, 760 mm गिवन है। अब हेनरी लॉ बोलता है, हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा x। और यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछ रखा है। मोल फ्रैक्शन मतलब मैंने पहले कहा था, चाहे हम मास वर्ड यूज करें चाहे मोल फ्रैक्शन, मतलब किससे होता है हमारा, सॉल्युबिलिटी से। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास आ गई पार्शियल प्रेशर अपॉन KH, और पार्शियल प्रेशर कितने हमारे पास 760 mm ऑफ Hg, और KH की वैल्यू कितनी है 4.27 इंटू 10⁵। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन। तो इतना सॉल्युबल होगी वो। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। हेनरी लॉ क्या बोलता है, तो हेनरी लॉ सिंपल बोलता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हेनरी लॉ बेसिकली हमें हेनरी ने एक्सप्लेन किया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। हेनरी ने बोला कि लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ गैस या लिक्विड, वो जो गैस सॉल्युबल हो रही है उसका नेचर कैसा है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो होती है, नाइट्रोजन H2 ये कम सॉल्युबल होती हैं, लेकिन जो CO2 वगैरह होती हैं ज्यादा सॉल्युबल होती है ना। और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो गैस डिजोल्व हुई है ऑलरेडी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है।
और अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो हेनरी ने अपने लॉ भी दिए यहाँ पे प्रेशर के बारे में। हेनरी ने कहा कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब चाहे हम इस सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में समझे या फिर मास ऑफ गैस डिसॉल्व की टर्म में समझे, मतलब एक ही है कि गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर हमने इसकी लिमिटेशन के बारे में बात की कि ओनली एप्लीकेबल है आइडियल गैस के लिए, मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। एंड सेकंड, ये जो गैस है ये किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन या कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना करे सॉल्वेंट के साथ। और इसकी एप्लीकेशन के बारे में हमने बात करी कि ड्रिंक्स वगैरह में इसकी एप्लीकेशन है, जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, या फंक्शन ऑफ लंग्स में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेनरी लॉ। आई थिंक इतना टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, हेनरी लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन, इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी जानेंगे क्या होता है।